एप्लीकेशन का हर केस का मतलब अलग अलग है और कौन सी प्रोसीडिंग में किस तरीके की एप्लीकेशन मूव करनी है, किस तरीके से हमें बात रखनी है, किस तरीके से अपनी बहस करनी है, इसके संबंध में हम थोड़ा सजग रहते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रह्मदत्त, आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि आप वीडियो में जो चीजें बताते हो ना, वो एप्लीकेबल नहीं होती। और लोग ये सोचते हैं कि मेंटेनेंस हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ या महिला प्रताड़ना से संबंधित कोई भी केस हुआ, उसमें वो रिलीफ ले लेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि मैं जो वीडियो जो बनाता हूं ये कानूनी दायरे में ही बनाता हूं, कानून के मुताबिक ही बनाता हूं। और मैं प्रयास करता हूं कि आप लोग जो है ना, अपना बचाव कर सके। जब तक आप कानूनी चीजों को न्यायालय के सामने नहीं रखेंगे, तब तक न्यायालय को क्या पता कि आप सही हैं या गलत हैं। एक मैकेनिकल मैनर में एक चीजें चल रही हैं, आपके सामने से आपके मुंह पे बोला जाता है कि आपकी पत्नी है, भरण पोषण देना पड़ेगा, और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसने बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो झूठ बोले हैं, झूठ दिए हैं। क्योंकि अदालत में आपको क्लीन हैंड जाना पड़ेगा। आप झूठ बोलकर कोई भी फायदा नहीं ले सकते। आपको पता है कि आपकी पत्नी ने झूठ बोला है, लेकिन फिर भी आप अपनी बातें नहीं कह सकते। आप नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि आप जो है ना, वो क्या करते हैं कि इधर से सलाह लेते हैं, उधर से सलाह लेते हैं। गलत तरीके से सलाह लेने के चक्कर में तब तक आपके खिलाफ में आदेश पारित हो जाते हैं, वसूली के आदेश हो जाते हैं और आप परेशान होने लगते हैं। आज जो मेंटेनेंस जो है ना, वो पुरुषों पे आज क्यों हावी है पता है? उसका कहीं ना कहीं कारण हम लोग भी है, क्योंकि हम लोग सही तरीके से न्यायालय के सामने चीजें प्रस्तुत नहीं कर पाते और हम सोचते हैं कि सारी चीजें अपने हिसाब से ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हम लोग जजमेंट्स के पीछे भागते रहते हैं। हमें जजमेंट्स पे नहीं जाना है, हमें कानून पे जाना है, लॉ पे जाना है, लॉ पॉइंट पे जाना है और लॉ के तहत ही हमें बात करनी है। मैं जो वीडियो में जो चीजें बताता हूं ना, ये उन प्रैक्टिकल आधारों पे बताता हूं जो कि मेरे पास मामले हैं जिनमें मैंने जिस तरीके से कार्रवाई की है और मैं सफल भी हुआ हूं। अभी हाल में ही एक मामला था, एक वकील साहब, हमारे यहाँ का एक मैटर है मेरे पास में, काफी उलझा हुआ केस है। सामने बहुत बड़े वकील साहब हैं, काफी वर्षों का उनका एक्सपीरियंस है। और क्योंकि प्रताड़ित होने की वजह से मैं अधिकांश पुरुषों के ही केस लेता हूं, तो मैंने इस केस को भी अपने हाथ में ले लिया। मैंने कहा कि ये तो हाथी चींटी की लड़ाई है, देखा जाएगा क्या हो सकता है इसमें। तो उन भाई साहब की पत्नी ने घरेलू हिंसा का केस भी डाल दिया, भरण पोषण का केस भी डाल दिया। इस केस को मैं ही डिफेंड कर रहा हूं, मैं ही लड़ रहा हूं। और सामने वाली जो पार्टी है, जो विपक्षी पार्टी है, यानी जो पत्नी है, वो आदेश लेने के लिए हर तारीख पे आती है। यहां तक कि उनके वकील साहब ने भी मुझे चैलेंज लगाया, मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और अब तक किसी भी तरीके का कोई भी, जब भी वो आदेश होने वाला होता है, तो हम किसी ना किसी तरीके से कानूनी दायरों में उन चीजों को ले आते हैं और जज साहब की कलम रोकने को मजबूर कर देते हैं। अभी पिछली डेट थी, पिछली डेट में ही क्या हुआ कि आदेश होने वाला था, सामने वाली पार्टी सवेरे 10 बजे जाके कोर्ट में खड़ी हो गई। मैं अचानक पहुंचा 12:30 बजे और मैंने जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए, एप्लीकेशन मूव की। तो जज साहब का सिंपल सा कहना था कि ये एप्लीकेशन तो मैंने आज दिन तक लगते हुए ही नहीं देखी। तो मेरा सवाल था कि सर, पहले नहीं लगती हुई देखी आपने, लेकिन आज हम लगा रहे हैं। बोले कि ये प्रोसीजर में कहाँ है? सर, ये प्रोसीजर में ही है। एविडेंस एक्ट जो है ना, वो सीआरपीसी और सीपीसी से जुड़ा हुआ है और इसके आधार पर, एविडेंस एक्ट के आधार पर ही सीआरपीसी और सीपीसी हमेशा चलते हैं। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और सामने वाली पार्टी से जवाब मांगा। और जो आदेश जो करने का जो बार बार आदेश किया जा रहा था कि अंतिम अवसर, अंतिम अवसर,
उसको खत्म कर दिया और केस को, केस की जो मेरिट है उनको डिसाइड करने के लिए बोला गया। ये चीजें मालूम कब होती है? जब हम सही तरीके से अदालत में अपनी बात रखते हैं। लड़ते रहिए, आपका क्या बिगड़ रहा है? लड़ते रहिए, आप 10 साल तक केस लड़ते रहिए, और लड़ भी रहे हैं लोग। मेरे पास ऐसे बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिनके 10-10 साल से मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जिनमें की छोटी सी बारीकी है जिसको हर किसी ने नजरअंदाज किया। जिसका मुकदमा है ना, उसने भी नजरअंदाज किया। लेकिन जब वो चीजें मेरे सामने आई तो मैंने उन चीजों को, मैंने केस स्टडी की, मैंने देखा, मैंने उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा है क्या। उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा है। उस पे पर पलटवार किया तो उनको फायदा मिला। जो 10 साल से मुकदमा चल रहा था, जिसकी निगाह कभी चीजों पे गई नहीं थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लोग केस ड्राफ्टिंग करवाना चाहते हैं, केस स्टडी करवाना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है, कोई अड़चन आ रही है, बेसिकली मैं क्या है कि मैं अपने वीडियो में हर तरीके की चीजें आप लोगों से साझा कर देता हूं, और थोड़ा सा बचने की कोशिश भी इसलिए करता हूं कि आप लोग जो है ना, हम जो चीजें आपको बताते हैं कानूनी चीजें, उन चीजों को कहीं गलत तरीके से अदालत में पेश ना कर दें। क्योंकि हर सेक्शन का, हर केस का मतलब अलग अलग है, और कौन सी प्रोसीडिंग में किस तरीके की एप्लीकेशन मूव करनी है, किस तरीके से हमें बात रखनी है, किस तरीके से अपनी बहस करनी है, इसके संबंध में हम थोड़ा सजग रहते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। तो देखने में आया, जज साहब भी भौचक्के रह गए कि यार ये एप्लीकेशन तो मैंने पहली बार देखी है। वो जज साहब जो कभी हमारी पार्टी से चिड़े रहते थे, सवेरे अगर कोई एप्लीकेशन दी जाती थी तो शाम को वो आदेश कर देते थे उसमें, जब उस समय मैं इसमें एडवोकेट नहीं था। लेकिन हमने किसी भी तरीके का ना कोई मेंटेनेंस होने दिया, ना कोई आदेश होने दिया। जो डाइवोर्स हुआ था, उस डाइवोर्स को सेटिसाइड जो कराया गया था, उस डाइवोर्स की कार्रवाई भी मैंने वहीं के वहीं स्थगित करवाई, उसको स्टे लगवाया, उसी अदालत में लगवाया, और अदालत को बताया कि आपने जो आदेश पारित किया गया है, सेटिसाइड का जो आदेश किया है, वो आदेश पूरी तरीके से गलत किया है। जो हमारा जो डाइवोर्स है वो अभी भी हमारा कंटिन्यू है। तो ऐसे लिहाज से ये पत्रावली नहीं चलाई जा सकती। तो ऐसे इसी चीज के आधार पर केस को रोका गया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में कुछ गलतियां हो गई थी, उसमें मैंने लीगल एक्शन लिए। उन लीगल एक्शनों के आधार पे बार बार अंतिम अवसर दिया जा रहा था। जैसा कि आपने देखा कि इंटरिम के लिए पत्नियां जो होती हैं वो एप्लीकेशन तुरंत मूव कर देती हैं, कहती है मुझे इंटरिम राहत दी जाए। लेकिन वो कभी इंटरिम एप्लीकेशन में ये नहीं लिखती हैं कि कौन सी धारा के तहत मैं राहत मांग रही है। 23 इंटरिम के लिए तो लिख देती हैं डेवी एक्ट का, लेकिन ये नहीं बोलती है कि किस धारा के तहत में रिलीफ चाहिए होता है। मैंने तो यहां तक देखा कि घरेलू हिंसा अधिनियम का अगर कोई इंटरिम का कोई आदेश हो गया है, तो मालूम है उसकी जो वसूली करने के लिए ना, घरेलू हिंसा नियमावली जो है ना 2006 5/6 के तहत में वसूली करवाते, जबकि कोई ये प्रोसीजर नहीं है। गलत है ये। धनी अंतोष के बारे में सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 20 के बारे में कहा गया है, और 20 के वसूली के लिए 20 के प्रावधान में ही जाना पड़ेगा, सब सेक्शन में ही जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी गलत वसूली हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लीगल पॉइंट्स हैं जो आपके केस को देखने के बाद, आपकी चीजों को समझने के बाद, आपके केस की प्रोसीडिंग कैसे चल रही है, अदालत किस तरीके से ऑर्डर शीट में चीजों को मेंशन कर रही है, प्रोसीडिंग कैसी है, क्या क्या एविडेंस आपने दिए हैं, क्या क्या झूठ बोला गया है। लोग हमसे कहते हैं कि भैया 340 की एप्लीकेशन मूव कर दे। तो भाई 340 जो है ना वो परजरी है, लेकिन लोग कभी कभी गलती कर देते हैं कि 340 सीआरपीसी के साथ में आईपीसी का सेक्शन 195 भी लगा देते हैं, जबकि उसका आईपीसी सेक्शन 195 का जो होता है ना, अर्थ ही अलग होता है। तो ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि अदालत में कोई भी एक एप्लीकेशन जाएगी या कोई भी आपका दावा जाएगा, तो जो तथ्य चले गए हैं वो फिर वापस नहीं आ सकते। उसमें संशोधन ही मांगा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि संशोधन किया जाए या ना किया जाए। छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं, नम्य को सह में बदल जाता है, तो अर्थ बदल जाता है चीजों का। तो ऐसी गलतियां ना करें। अगर आप लोगों को, अगर मेरी किसी सहायता की आवश्यकता हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, और नीचे जो हमारा यूट्यूब चैनल जो है ना, इसमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। क्योंकि रेगुलर अपडेट के लिए
आपका मेंबरशिप लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि कि हमारा जो वीडियो आए ना आपको सिलसिलेवार तरीके से हर चीज़ आपको समझ में आए और आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मिलने के लिए आते हैं और वो हमसे कहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो जो यूट्यूब पे देख देख के आते हैं वो हमसे जो डिस्कस करते हैं आके, तो उनको ये पता ही नहीं रहता है। सेक्शन तो वो समझ लेते हैं, इधर से यूट्यूब से देखा, उधर से यूट्यूब से देखा, सब उनको फ्री में चाहिए। फ्री में एक गिलास पानी भी नहीं कहीं मिलता है। पानी का पाउच भी, अगर आपको प्यास लगी हुई तो पानी का पाउच भी आपको लेना पड़ता है। मैं पैसे लेता हूँ, पैसे चार्ज करता हूँ, हर चीज़ का पैसा चार्ज करता हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ और मेरा हमेशा इंटेंशन ये रहता है कि मैं किसी भी तरीके से पुरुषों को बचाऊं। तो लोग आते हैं मेरे पास में, सेक्शंस वगैरह की बात करते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि उनके केस में चल क्या रहा है और उनको अगला कदम क्या उठाना चाहिए। तो ऐसे भी चीज़ों से बचना है और कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से आपका जो केस है उसको आप डिफेंस के साथ अटैक मोड पे भी लेके चलें। कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप बोलते हुए चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं है। जब आप प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हो, जब आप प्रैक्टिकली करना नहीं चाहते हो और आपके खिलाफ में मेंटेनेंस जैसे आदेश हो जाते हैं, तो फिर आपको यही चीज़ें लगेंगी, ये चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं है। हम ये चीज़ें जो बताते हैं ना, वो कानून के दायरे में ही बताते हैं और कानून के अंतर्गत ही बताते हैं। और ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में जो डिक्लेयर की जाती हैं वही चीज़ें हम आपको बताने का प्रयास करते हैं और स्पष्ट तरीके से, ताकि कि आपको सही तरीके से आपकी वसूली रोकी जा सके, आपकी कुर्की रोकी जा सके, आपको कैसे चैलेंज करना है 125 का आदेश, किस तरीके से आपको वसूली अपनी कैंसिल करानी है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप लोग अगर इसको देखेंगे तो आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन ड्राफ्टिंग मस्ट है। या तो पैसे बचा लो या फिर केस में अपने आदेश बचा लो। दो ही चीजें हैं। कोर्ट कचहरी में पैसे खर्च होते हैं। आप लोग अगर ये सोचते हैं कि नहीं हम फ्री में सारी चीजें करेंगे और ज्ञानबाजी करेंगे हमसे, तो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हमने भी 13 साल मेहनत की है और आज भी उसी स्थिति में है जैसे हम पहले थे। कुछ बदला नहीं है। बस मेरा पर्सनल इंटेंशन ये है कि पुरुषों को बचाना है, इसलिए शौक से हम ये वकालत कर रहे हैं, कोई मजबूरी में नहीं कर रहे हैं। ना तो इससे कल हमारा भला हो रहा था और ना ही आज हमारा भला हो रहा है। बस शौक है, आपको बचाना है, आपके परिवार को बचाना है, इसलिए कर रहे हैं। अगर चीजें अगर संतुलित होकर अगर चली तो हम वकालत के फील्ड में रहेंगे। अगर चीजें संतुलित होकर नहीं चली और इसी तरीके से अगर चलता रहा, आप लोग अगर ये देखते रहे कि हर चीज फ्री में मिल जाए, हर चीज जहां आप देखो तो हम भी ये वकालत का फील्ड जो है ना जल्दी छोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारियां जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और लोग सवेरे आ जाते हैं, दिन में आ जाते हैं, बिना बताए आ जाते हैं। हमें काफी कष्ट होता है। आप जब भी आए तो पहले समय ले लें, क्योंकि अदालत के काम भी होते हैं, घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, व्यस्तता इतनी ज्यादा रहती है कि जो लोग हमसे संपर्क किए भी हैं उनके भी काम नहीं हम कर पाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा संवेदनशील बने और हमारी जो लड़ाई है ना वो पॉइंट टू पॉइंट लड़ाई होती है। हम अदालत में जो काम करते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। हमारा ये फंडा नहीं है कि मुकदमे 10 साल चले या 15 साल चले। अगर हमें पैसा मिलेगा तो हम मेहनत करेंगे, बिल्कुल मेहनत करते हैं। और अगर आप लोगों को अगर लगता है कि हम आपके लायक हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।